गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न है वो पूरे कर लिए थे, तो आज के वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। इसमें पूछा है सर्वव्यापक संसाधन है। देखो, सर्वव्यापक संसाधन का मतलब है वह प्राकृतिक संसाधन जो विश्व के लगभग सभी भूभागों पर पाया जाता है, सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है। तो इन ऑप्शनों में आप देखो, जिंक, लोहा, वायु और लौह अयस्क, इनमें पृथ्वी के सभी भूभागों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो हो जाएगा वायु। ये जो हवा है यह विश्व के समस्त भूभागों में पाई जाती है, तो हवा क्या हो गई? सर्वव्यापक संसाधन। आगे पूछा है अनवीकरणीय संसाधन है। देखो, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब वह प्राकृतिक संसाधन जिसको एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, वो अनवीकरणीय संसाधन हुआ, यानी नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। एक बार काम में ले लिया सो ले लिया। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जीवाश्मी ईंधन है। तीनों ही क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। तो ये ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, इनको एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः काम में नहीं ले सकते। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी। फिर प्रश्न नंबर 3 है IUCN का गठन हुआ था। देखो, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसका गठन 1948 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर स है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स 1948। ठीक। इसके बाद है अगला विलुप्त जाति है। तो विलुप्त जाति का मतलब वह जाति जो विश्व के किसी भी स्थान पर नहीं पाई जाती, जो नष्ट हो चुकी है, वो विलुप्त जाति कहलाती है। जैसे यहाँ पर इन ऑप्शनों में अपने विलुप्त जाति कौन सी की थी? एक तो किया था डायनासोर और राइनिया, तो यहाँ राइनिया आ गया, तो राइनिया है विलुप्त जाति। ऑप्शन नंबर ब है, ये सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो याद रखना गुजरात में स्थित है। तो कहाँ? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ब है, ये सही है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तराखंड में कारकेट राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। तो उत्तराखंड में कौन सा है? कारकेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। इसके बाद आगे पूछा है जवाहर सागर कोटा अभयारण्य में संरक्षण होता है। तो जवाहर सागर जो अभयारण्य है, जो कहाँ है? कोटा है। उसमें किसका संरक्षण होता है? उसमें घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा द घड़ियाल है, उनका संरक्षण कहाँ होगा? जवाहर सागर अभयारण्य जो कोटा में स्थित है। वह राज्य जिसमें काजीरंगा व मानस जैवमंडल स्थित है। काजीरंगा और मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो असम में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा स असम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन ले रहे हैं, जिसमें पूछा है एपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? 9 नंबर प्रश्न देखो, एपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो जो कर्नाटक है, इसमें एपिको आंदोलन हुआ था। तो कन्नड़ भाषा में वैसे है ये एपिको नाम, वैसे इसका हिंदी नाम चिपको है। तो चिपको आंदोलन कहाँ? कर्नाटक में हुआ था, उसको एपिको नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है। तो वर्षा जल संग्रहण किस में होता है? टोबा में होता है। तो टोबा ऑप्शन नंबर ब। आगे देखो कौन से प्रश्न पूछे हैं। आगे आ गए अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के क्या दुष्परिणाम घट रहे हैं? क्या दुष्परिणाम जो हो रहे हैं, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं हम उनसे। तो अंधाधुंध दोहन के कारण हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन जिसमें भूमि धंस जाती है, सूखा है इसमें क्या होता है? बरसात नहीं होती, अकाल पड़ जाता है। और बाढ़ है, इसमें आवश्यकता से अधिक बरसात होती है।
और महामारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो हो रही है। भूकंप आ रहा है, भूकंप आता है पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल, यानी पृथ्वी की आंतरिक हलचल ही भूकंप है। और सुनामी है, इसमें क्या होता है, सुनामी देखो, जब भूकंप का केंद्र बिंदु समुद्र हो तो उसे सुनामी कहते हैं। तो ये सब है वो प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। थार का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं, तो जो खेजड़ी का जो पौधा है उसे थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। आगे पूछा है संरक्षण से क्या तात्पर्य है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको अधिकाधिक समय तक वह अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग हो, उसी को संरक्षण कहते हैं, कि लोग भी ज़्यादा काम में ले सके अधिक समय तक। आगे पूछा है वन उन्मूलन का एक कारण बताइए। वन उन्मूलन देखो किसे कहते हैं, उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट होना। वन उन्मूलन, वनों का नष्ट होना ही वन उन्मूलन कहलाता है। तो वन नष्ट होने का कोई एक कारण बताना है अपन को, तो यहाँ बताया है झूम कृषि। ये झूमिंग कृषि जो आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है, इसमें आदिवासी लोग हैं जंगल को एक साथ काट कर उसकी लकड़ियों को जलाकर और लगातार 2 वर्ष तक कृषि करते हैं। तो 2 वर्ष तक कृषि करेंगे, इतने समय में भूमि है वह अनउर्वर हो जाएगी, और फिर 2 वर्ष के पश्चात और पौधे हैं जंगल के उनको काट लेते हैं, और इस प्रकार ये कार्य है वो चलता रहता है। तो इसे झूम कृषि कहते हैं। आप और भी कारण बता सकते थे वन उन्मूलन का, कि सड़कों का विस्तार हो गया, यातायात के साधनों का विस्तार है, और जनसंख्या वृद्धि है, उद्योग धंधों का स्थापित होना है, और प्राकृतिक आपदाओं का आना है, और मानव द्वारा अपने स्वार्थ हेतु पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई है, ये सब है। तो एक कर सकते हो इनमें। आगे पूछा है हमारे देश में किन राज्यों में झूम खेती होती है। झूम खेती है देखो ये आदिवासी स्थान पर होती है, क्योंकि आदिवासी लोग करते हैं। और हमारे भारत में आदिवासी कुछ राज्य हैं, वो है किधर स्थित है, पूर्व की तरफ। तो जो पूर्व होगा उधर झूमिंग कृषि होगी। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम, इन राज्यों में झूमिंग कृषि होती है। आगे पूछा है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किस वर्ष में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बना था। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो बना था। तो उत्तर हो जाएगा 1972। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो आई इंटरनेशनल, यू यूनियन, ठीक है, सी कंजर्वेशन और एन नेचर। तो फोर और ऑफ यहाँ साइलेंट दे रखे हैं। पूरा नाम क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय यूनियन संगठन फॉर के लिए कंजर्वेशन संरक्षण ऑफ का नेचर प्रकृति, प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये हिंदी में नाम हुआ इसका। आगे पूछा है संकटग्रस्त जातियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो जो गेंडा और जो गोडावण जंतु है ये संकटग्रस्त जातियां हैं। अगर इन जातियों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये जातियां नष्ट हो जाएंगी। तो संकटग्रस्त जातियां उन्हीं को कहते हैं जो संकट, जिन पर संकट आ गया है, यानी जो विलुप्त होने की कगार पर है, वो संकटग्रस्त प्रजातियां होती है। आगे पूछा है भारत में अभी तक कितने जीवमंडल निश्चय क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अपने भारत में कितने हो गए वो, टोटल 18 जीवमंडल निश्चय क्षेत्र है वो घोषित किए जा चुके हैं। टोटल अपने भारत में हो गए 18। फिर है राजस्थान में पाए जाने वाले किन्हीं 2 वन्य जीव अभयारण्यों के नाम बताइए। तो अपने जो राजस्थान में है, एक कौन कौन से हो गए, सरिस्का कहाँ है ये, अलवर में। और केला देवी जो वन्य जीव अभयारण्य है वह है करौली में। ठीक है, तो 2 कर सकते हो आप, सरिस्का और केला देवी। केला देवी कहाँ, करौली में, और सरिस्का अलवर में। आगे पूछा है 2 नवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखो। देखो नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि जिनसे एक बार ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वो नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय, जिनसे एक बार ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय में आ जाएंगे जीवाश्मीय ईंधन जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस।
और नवीकरणीय में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये नवीकरणीय संसाधन है। जैसे सौर सेल और पवन चक्की, इनसे एक बार ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात भी पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आगे पूछा है मनाली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें मनाली अभयारण्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश। फिर है अगला प्रश्न, संसाधनों के संरक्षण से क्या आशय है, समझाइए। तो जो संसाधन है उनके संरक्षण का मतलब क्या है? देखो, जो प्राकृतिक जो संपदा है अपनी, उनका योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है। कि किसी नियोजित तरीके से, उचित प्रकार से, विवेकपूर्ण तकनीक से उसका उपयोग करें। लेकिन संरक्षण का यह अर्थ कभी नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न कर उनकी रक्षा की जाए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें पर योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण तरीके से, अथवा उनके उपयोग में कंजूसी की जाए, उपयोग भी अच्छे से करो, अथवा उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए। कहने से तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें पर योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग से। संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य यह है कि संसाधनों का अधिकाधिक समय तक, अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आगे पूछा है प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको 4 भागों में बांट दिया अपन ने। कौन कौन से? विकास व प्रयोग के आधार पर, एक लिया है उद्यम या उत्पत्ति के आधार पर, एक लिया है भंडारण या वितरण के आधार पर, और एक ले लिया नव्यकरणीयता के आधार पर। तो विकास व प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन है, इनको भी 2 भागों में। आगे उत्पत्ति के आधार पर इनको भी, यानी सभी को क्या कर दिया, आगे जाकर इनको सभी को 2-2 भागों में बांट दिया। ठीक है। विकास व प्रयोग के आधार पर 2 भागों में। देखो, वास्तविक संसाधन और संभाव्य। वास्तविक संसाधन का मतलब वे प्राकृतिक संसाधन जो वास्तव में उस स्थान पर पाए जाते हैं, जिनको हम काम में ले रहे हैं। और संभाव्य, जो उस स्थान पर पाए जाते होंगे और जिनका उपयोग हम नहीं कर रहे, भविष्य में करेंगे, वो संभाव्य है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव। तो जैव यानी जिनमें जीव है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे वगैरह, ये प्राकृतिक में भी जैव है। और अजैव में है वायु, ताप, ये कैसे हैं, अजैव है। और भंडारण या वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन का मतलब जो विश्व के समस्त भागों में पाए जाते हैं, जैसे वायु है, प्रकाश है, ये सब। स्थानिक संसाधन का मतलब जो किसी विश्व के निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे तांबा है, चांदी है, ये सब। और नव्यकरणीयता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन का मतलब जिनको एक बार काम में लेने के पश्चात काम में ले सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा। और अनवीकरण संसाधन का मतलब एक बार काम में लेने के पश्चात पुनः काम में नहीं ले सकते, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। इसके बाद है अगला प्रश्न, खेजड़ली के चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेकर हमारे देश में और कहाँ पर इस प्रकार का आंदोलन हुआ था? इस प्रश्न को हम समझते हैं। खेजड़ली आंदोलन की प्रेरणा से सन 1973 में उत्तराखंड में हुआ आंदोलन, इसको चिपको आंदोलन ही नाम दिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा हेतु यह आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन उत्तराखंड में 8 वर्षों तक चला था। ठीक है। इस आंदोलन के कारण सरकार ने 1981 में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हरे पेड़ पौधे खड़े होते हैं उनकी कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र जो 1000 मीटर से ऊंची पहाड़ी है उस पर पौधे खड़े हैं, उनकी कटाई पर सरकार ने 1981 में प्रतिबंध लगा दिया था। इस आंदोलन की बागडोर सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं उनके पास थी। और इसी प्रकार का आंदोलन कर्नाटक में भी चला था, जिसको एपिको नाम दिया था, क्योंकि एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिपकना। ये भी उसी प्रकार का आंदोलन है वो था। इसके बाद है आगे का प्रश्न, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों करें हम। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करता आ रहा है। खाद्यान्नों एवं अन्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए
उसने भूमि को जोता है क्योंकि भूमि से ये प्राप्त हो रहे हैं। सिंचाई व शक्ति के विकास के लिए उसने वन्य पदार्थ तथा खनिजों का शोषण व उपयोग किया है, उससे उस सिंचाई व शक्ति का विकास हुआ। गत 2 शताब्दियों से जनसंख्या की वृद्धि है वो बहुत तेज़ गति से हुई है, और जनसंख्या वृद्धि के साथ ही लोगों की संख्या बढ़ने से जो उद्योग धंधे हैं उनमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और हमारी जो मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान होती है, उसी के साथ परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत है, इनमें भी कई गुना वृद्धि पाई गई। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत व विनाशकारी ढंग से शोषण करते आ रहे हैं, जिससे जो प्रकृति है वो उसका संतुलन बिगड़ने लग गया। और यदि यह संतुलन पूरा का पूरा नष्ट हो जाए या हो जाएगा भविष्य में, तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः इन संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन जरूरी है, जो हमें करना चाहिए। आगे पूछा है, झूम खेती किसे कहते हैं और यह कहाँ पर की जाती है। झूम खेती का मतलब मैंने बताया था आपको कि जंगलों में जो आदिवासी लोग हैं वे पेड़ पौधों को एक साथ काट कर और वहाँ पर लगातार 2 वर्ष तक खेती करते हैं, उसी को झूम खेती कहते हैं। उन पेड़ पौधों को वो काट कर और सुखा कर जला देते हैं और उसकी राख को वहीं पर बखेर देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। और लगातार 2 वर्ष तक खेती करेंगे, इसके बाद पास वाला जो और कोई जंगल है उसमें चले जाएंगे। इस प्रकार लगातार ये जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं। वैसे सरकार ने इस पर वर्तमान में प्रतिबंध भी लगा दिया है। देखो, वनों के विनाश में झूम खेती का अहम योगदान है। इस प्रकार की खेती आदिवासी लोग करते हैं। झूम खेती के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दी जाती है। जो पेड़ पौधे हैं उनको जलाकर राख कर दिया जाता है, जिससे वहाँ की भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है, क्योंकि जो राख है, पत्ते हैं, उनको उधर ही बखेर दिया जाता है। तथा आदिवासी लोग 2-3 वर्षों तक अच्छी फसल प्राप्त कर लेते हैं। फिर 2-3 वर्षों में क्या होगा, भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, जिससे वो उस स्थान को छोड़ देंगे और यही विधि अन्य स्थान पर अपनाएंगे। और यह खेती हमारे भारत में पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम, इनमें झूमी कृषि की जाती है। आगे पूछा है, समाकलित जल संभर प्रबंधन को समझाइए कि जल का उचित तरीके से प्रबंधन कैसे करें हम। देखो इसमें क्या है, जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की भूमि व जल प्रबंधन हेतु कृषि वानिकी तकनीकों का सम्मिलित प्रयोग होता है। इसमें कृषि और वानिकी तकनीक, उनका दोनों का सम्मिलित प्रयोग है। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, एक तरफ ही है जल जाएगा, और यह एक भू आकृतिक इकाई है। इसमें जल किधर जाएगा, एक ही तरफ जल जाएगा, और भू आकृति इकाई है। सहायक नदी का ही बेसिन है, जिसका उपयोग सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास हेतु किया जा सकता है। तो वस्तुतः जल संभर प्रबंधन समग्र विकास की सोच है। इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यान चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी आदि कार्यक्रम भी शामिल है। इसी से मिलकर समाकलित जल संभर प्रबंधन होगा। भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से संचालित हो रहे हैं। तो एक प्रकार का सम्मिलित प्रबंधन है। आगे पूछा है, बायोडीजल पर टिप्पणी कीजिए। देखो, बायोडीजल का मतलब जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल बायोडीजल कहलाता है। ये अपना जो डीजल होता है उसी के तुल्य होता है। तो भविष्य में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो प्राकृतिक डीजल है, तो प्राकृतिक तेल के भंडार है वो समाप्त होते जा रहे हैं। बायोडीजल, इसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से होता है। परंपरागत डीजल इंजनों को बिना परिवर्तन किए चला सकता है। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है, अतः इसे भविष्य का ईंधन भी माना जा रहा है। यह विषैला नहीं होता है, जहरीला नहीं है, और जैव निम्नीकरणीय है, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। बायोडीजल अन्य जीवाश्म ईंधनों की जैसे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। जैसे जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उनमें प्रोपेन व ब्यूटेन होते हैं, और जिनसे काफ़ी मात्रा में कार्बन निकलता है, तो यह उनकी तरह हानिकारक नहीं है।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी ये संगठन भी बनाए हैं ताकि लोग हैं बायोडीजल की कृषि हो कर सके। प्रश्न नंबर 8 में है, झूम खेती किस प्रकार वन उन्मूलन को बढ़ावा देती है, समझाइए। तो आगे पूछा इसी में दूसरा, विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई जातियों का संकलन जिस पुस्तक में किया गया है उसका नाम क्या है। तो ये 2 प्रश्न हैं। देखो पहले झूम खेती। झूम खेती वन उन्मूलन को बढ़ावा दे रही है। वन क्या हो रहे हैं, झूम खेती से नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि झूम खेती में पेड़ पौधों को काट कर जलाकर उसकी राख बखेर कर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वन उन्मूलन को बढ़ावा मिल रहा है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति जलाकर राख कर दी जाती है, जिससे वहाँ की भूमि में उर्वरता की वृद्धि होगी, जिससे 2-3 वर्ष तक अच्छी फसल हो जाएगी। पर 2-3 वर्ष बाद उर्वरा शक्ति कम हो जाने के बाद अन्य क्षेत्रों में यही विधि अपनाई जाएगी। इस प्रकार बार बार स्थान बदल बदल कर वनस्पति को जलाने से झूम खेती वन उन्मूलन को बढ़ावा देती है। फिर क्या पूछा था, विलुप्ति के कगार पर कि जो जातियाँ पहुँच गई हैं उनका उल्लेख किस पुस्तक में करते हैं। तो वो है लाल आंकड़ा पुस्तक। याद रखना, ये लाल आंकड़ा पुस्तक है, IUCN द्वारा निर्देशित है और इस पुस्तक में संकटग्रस्त पादप प्रजातियां और जंतु प्रजातियां हैं उनका वर्णन मिलता है। आगे है लास्ट प्रश्न, झूम खेती से क्या तात्पर्य है, सामाजिक वानिकी के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो झूम खेती है, इसका मतलब क्या था कि इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दिया जाता है, जिसमें वहाँ की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष तक अच्छी फसल होगी और उर्वरता कम होने पर अन्य क्षेत्रों में यही विधि अपनाई जाएगी। तो इससे जो जंगलों का काफ़ी तेज़ी से सफाया है वो हो रहा है। कृषि वानिकी तथा वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण इत्यादि सामाजिक वानिकी के 2 प्रमुख घटक हैं। तो कौन से हुए, एक तो कृषि वानिकी और एक वन विभाग द्वारा नहर, सड़क और अस्पताल व अन्य सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर वृक्षारोपण करें। देखो कृषि वानिकी का मतलब है कि जो पेड़ पौधे लगाकर उसी में खेती कार्य, कृषि कार्य करें, वो तो कृषि वानिकी है। और वन विभाग क्या करेगा, जो नहर है, सड़क या जो हॉस्पिटल व अन्य सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए। जैसे सड़क के दाएं बाएं किनारों की तरफ, नदी के दाएं बाएं जो किनारे वगैरह हैं वहाँ पर, इससे क्या है, वृक्षारोपण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और पेड़ पौधे हैं इनकी संख्या भी बढ़ेगी। ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।